हमने क्या किया था, रेडियस का एक्सप्रेशन लिख लिया था, क्या होता है n स्क्वायर बाई जेड, और क्या होता है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। इसी से हमने बता दिया था कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, सही है ना। और इसी से हमारा r आ गया था r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में। इतना हमने कर लिया था कि नहीं? यस सर। जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बस ऐसे ही लिखेंगे, समझ गए? बस ये 3 चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यस सर। पहली चीज ये कर लिया था। दूसरा काम क्या कर लिया था, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, z बाई n, और क्या था e स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, करेक्ट। तो ये वेलोसिटी था, और हमने यहाँ पे बताया था कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n, ठीक है। और दूसरी चीज, जब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, 2.19 into 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकंड। यस या नो? यस सर। इतना कर लिया था। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, वेलोसिटी आ गई, आपको निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब सोचो टाइम पीरियड, अच्छा ये ऊपर लिख दिया क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपका अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर आपको पता हो, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, आपको पता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिवाइड बाय वेलोसिटी कर दें। यस सर। यस सर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, 2 पाई r। 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, विद वेलोसिटी v ट्रेवल कर रहा है, लिख दिया। अब हम क्या करें, इसमें 2 पाई तो ऐसे रखना है, नहीं r की वैल्यू रख दें। r की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर बाई z इनटू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाई पाई m स्क्वायर, और इसी में वैल्यू रख दें वेलोसिटी की। वेलोसिटी की वैल्यू ये है z बाई m इनटू e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या क्या चीजें हो जाएंगी टाइम पीरियड में। क्या ये n क्यूब बाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, ये n ऊपर जाएगा तो n क्यूब हो गया, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है? बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो स्क्वायर, और ये h क्यूब हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो h, जो आपका h है ऊपर जाएगा तो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका अगली चीज है वो आएगा me की पावर 4, नीचे क्या बचेगा me, मास ये है और e की पावर 4 कैसे हो गया, e स्क्वायर ये है और e स्क्वायर ये, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो me की पावर 4। ये पूरा आपका एक्सप्रेशन आएगा टाइम पीरियड का, और इसमें आपके कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट h m और e सब कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। बहुत न्यूमेरिकल आएंगे इसके, ठीक है। अब बताइए अगर हम इसकी सही वैल्यू निकालना चाहें तो टाइम पीरियड का जो कांस्टेंट आता है वो 1.6 1.5 into 10 की पावर माइनस 16, ठीक है, n क्यूब बाय z स्क्वायर। ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी सेकंड में, हमेशा सेकंड में वैल्यू। अब ये तो आपका टाइम पीरियड था, अगर मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट,
फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या 1/t होता है? Yes, sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी आपका होता है 1/t, तो t की वैल्यू जो आ रही है वो सब रख दो, तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा z² n³ और आपका हो जाएगा me⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? Yes. ठीक है, तो इससे एक बात कंफर्म हो गई कि म्यू जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब इसको न्यू को निकालने जाएंगे तो जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 6.67 into 10⁻15 z² by n³, और ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो सेकंड इनवर्स में, ठीक है, या हर्ट्ज हम बोलते हैं। तो ये आपका देखिए हमने रेडियस निकाल लिया, हमने वेलोसिटी निकाल ली, हमने टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन निकाल लिया, हमने फ्रीक्वेंसी भी इलेक्ट्रॉन की बता दी कि क्या किस फ्रीक्वेंसी से वो रिवॉल्व कर रहा होगा। इतनी बातें सब नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए अगर नहीं किया तो फटाफट कर लिया सर, नोट कर लिया। आगे चलो, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं या काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं? अब सोचिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की, फिर से यार ये बहुत नीचे हो गया, 1 मिनट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने का आपको फॉर्मूला पता है? पीछे बताया था, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. यस, Q1 Q2 by R, ठीक है। अब आप बताइए कि ये आपका 1/4 pi epsilon naught है और Q1 है ZE और Q2 है आपका E, और R की वैल्यू क्या आपको पता है क्या? यस, R की वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिए n² / z, और ये है epsilon naught स्क्वायर h² by pi me²। समझ लिए? करेक्ट बात है। अब आप समझिए क्या ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा? बोलो। और ये E ऊपर जाएगा, तो पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस, हाँ अच्छा, ये माइनस क्यों लगा है ये बताइए। यहाँ पे एक्चुअली माइनस लगता है, ये क्यों लगा? सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। नहीं, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये मान लो आपका पेन है, अगर मैंने इसको छोड़ा तो कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। क्यों नीचे गया? क्यों गया? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उधर ही लग रहा था, है ना? अच्छा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में ये चला गया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी। देखिए आप सोचो, अगर मैं ये जो आपका नीचे है इससे मैं अगर इसका रेफरेंस पॉइंट लूं तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर इसको नीचे ले जा रहा हूं मैं धीरे धीरे, तो हाइट डिक्रीज हो रही है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी? Yes, sir. Yes, sir. होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी। अब इसको उठा रहा हूं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। समझ गए? तो जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डालेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो हम उसमें
हम उसमें साइन ही लगा सकते हैं निगेटिव हमेशा, वो अपने आप साइन सही आ जाता है। चूंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है इसलिए साइन इसका निगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, तो अट्रैक्शन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। अब यहाँ पे हम क्या, इसका क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर डिवाइड बाई एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? ये हाँ, ये जो मैंने कट किया है गलत कट किया, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन है इसीलिए एप्सिलॉन नॉट कटा नहीं है, वो आएगा। ठीक है, ये जो मैंने कट किया ये गलत कट किया है क्योंकि मुझे लगा था ये ऊपर है, ये इसी के पैरेलल में, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 पाई और 4 पाई पाई कट जाएगा, लेकिन पाई 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 कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे, ये पाई कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में पाई नहीं आ रहा है। तो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और m ऊपर चला गया तो m e स्क्वायर यहाँ पे था स्क्वायर तो m e की पावर 4, और जो आपका ये z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो z ऊपर जाएगा तो z स्क्वायर हो जाएगा, नीचे n स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है जो अपने को नहीं भूलना। ठीक है, मतलब इसको तो क्या भूल जाओ, मतलब क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को हम सॉल्व करेंगे तो एक नई वैल्यू आएगी, वो भी बताओ। इतनी बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। अब दूसरी चीज कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या हम लिख सकते हैं 1/2 mv²? सर तो बेटा 1/2 m, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आप यहां से निकाल लीजिए, ये आपको दिया है तो वेलोसिटी रख दीजिए, वेलोसिटी है z/n और e² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h का होल स्क्वायर। करेक्ट, समझ गए बेटा? इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, z²/n²। ठीक है, z²/n² और ये आ जाएगा m e की पावर 4 और ये आपका 4 हो जाएगा 8, तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। क्या ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? सही है, बोलो। यस सर, -1/2 का फर्क है सर पोटेंशियल एनर्जी और उसमें। भाई अभी यही चीजें तो मुझे दिखानी है, बस आप लोगों ने ऑब्जर्व कर ली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीजें दोनों ऑब्जर्व करना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। अब अगर हमें टोटल एनर्जी निकालना है, ये नहीं दिख रहा, टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का समेशन होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी समेशन है। क्यों? क्योंकि एक जो ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास रिवॉल्व करने की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी है, और उसकी न्यूक्लियस से कुछ दूरी होने की वजह से उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है। यही दो तरह की एनर्जी है, तो उन दोनों को सम कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। यस या नो? यस सर। अब हम इसमें रखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी है मेरी z²/n² और m e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। काइनेटिक एनर्जी है z²/n² और यहाँ पे m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। जो चीजें कॉमन है कॉमन ले लो, z²/n² कॉमन है, m e की पावर 4 और आपका 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा कितना 1/2। यस या नो? यस सर। ये आ जाएगा -1 क्योंकि अब माइनस लगा है, ये 1/2 हो जाएगा। सही है बेटा? सर ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो z²/n² और m e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -12 -12 आएगा।
इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल एनर्जी। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस ये हमने 3 एक्सप्रेशन निकाल लिए, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? यस बोलो। अब Yes, एक sir. बात बताइए, बहुत अच्छा सा ऑब्जर्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? माइनस लग रहा है। माइनस लग रहा है तो मैं कह दूं मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। यस सर। क्या काइनेटिक एनर्जी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होगी? देखो, क्या देख लो सब लोग, जो Yes, मैं बोल sir. रहा हूँ सही है कि नहीं? बोलो। यस सही है। सही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? So 1/2 से 1/2 मल्टीप्लाई। सर। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में PE equals to 1/2 TE. 2 TE, yes sir. यस या नो? अगर आप Yes. सोचो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा कि नहीं? Yes sir. ठीक है। अब बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या है? minus 1/2. यस या नो? Yes sir. यस सर। क्या काइनेटिक एनर्जी में भी 8 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा कि नहीं? और साइन भी नेगेटिव है तो मॉड लगा दिया। क्या करेक्ट है इतनी बातें? Yes sir. ये बेटा डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में या इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो ये तो हमने डेरिवेशन किया था सिर्फ, लेकिन डेरिवेशन से ऑब्जर्वेशन हमने ये किया कि हाँ इन सभी फॉर्मूले में ये रिलेशन हमको बन रहा है, इसलिए हमने लिख दिया। क्या आप ये ऑब्जर्वेशन से सहमत हैं? Yes sir. यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप टोटल एनर्जी निकाल लें तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? Yes sir. यस सर। Yes, sir. निकाल सकते हैं? यस, Yes, sir. सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर मुझे टोटल एनर्जी पता चल जाए तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। इतनी बात मेरे सामने क्लियर हो रही है, कहीं भी कोई डाउट नहीं। अब उस चीज को हम देख लेते हैं कि भाई अगर हमें टोटल एनर्जी पता है तो हम कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो टोटल एनर्जी को हम ई एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई एन। ऐसे ये आपका है माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर। सही है? Yes. बोलो। अब जब इसमें सारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखे जाएंगे तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू आएगी अगर आप एसआई यूनिट में निकालना चाहते हैं तो माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये आएगी जूल पर एटम। याद रखिएगा ये एनर्जी पर एटम है। ये एनर्जी जो आएगी इसको कैलकुलेट करने से वो एक एटम की आएगी। ठीक है, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ई और एन आप इसको अगर दूसरे में लिखेंगे तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और ये वैल्यू आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए जैसे हमने यूनिट चेंज करी वैसे ही कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो ये भी सारी चीजें वैसे ही रखनी पड़ेंगी, और अगर हम जूल में रखेंगे तो ये भी सारी चीजें वैसे ही रखनी पड़ेंगी। तो एक है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालेंगे एनर्जी, और जब हम जूल में निकालेंगे तो -2.18 इंटू 10 - 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा।
सारा गेम इसी का है। ये है टोटल एनर्जी, ठीक है, En इज द टोटल एनर्जी, ये आपका टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और Z आपको पता है क्या, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, En इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट। ऑर्बिट क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जो होगी मतलब वही आपके ऑर्बिट में उसकी एनर्जी होगी। Z क्या है आपका? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक इट, हाइड्रोजन लाइक इट, करेक्ट। और जो n है दैट इज द शेल ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल, सेल, ठीक है, वो कौन सी सेल है, n इक्वल टू 1 है या n इक्वल टू, इसके बेसिस पे आपका ये सारी चीजें। तो ये टोटल एनर्जी अगर मैंने कैलकुलेट कर दी इन दोनों फॉर्मूले से, तो फिर मैं इनसे पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता हूं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर। चलो फिर इसको नोट कर लो। अब हम इसके न्यूमेरिकल कैसे अब मैं आपको पहले एक एक्सप्लेनेशन दे दूं, जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, अब वो फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन बताऊंगा कि कैसे वो आया था। रेडबर्ग इक्वेशन याद है आपको? Yes, sir. 1.09 into 10 to the power 7. अब मैं वही चीज बताने, प्रूफ करने जा रहा हूँ कि वो कैसे है। इसको रब कर दो पूरा। यस सर। फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे, ताकि आप लोग बिल्कुल इससे फेमिलियर हो जाओ और इनके क्वेश्चन आपको फंसे नहीं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉड्यूल मैंने भेज दिया ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन नहीं भेजे, उसकी एक्सरसाइज नहीं भेजी है ना? सर अभी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम का लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए बेटा, आपको याद होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में घूमता है तो उस स्टेट की पर्टिकुलर एनर्जी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? En is equal to minus 2.8 into 10 power minus 19 z square by n square। भाई कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसका z पता है, और वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है उससे मुझे क्या निकल जाएगा? उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी निकल जाएगी। क्या बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उन स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए कि नहीं? यस या नो? यस सर। ऐसा कुछ बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, ऐसे अब मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये एक स्टेट है और एक ये स्टेट। अब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, मतलब N1 से N2 गया या फिर N2 से N1 गया, करेक्ट? यही दो केसेस हैं। तो इन दोनों केसेस में ही डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, मतलब हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, करेक्ट है? यस सर। आप समझिए कि डेल्टा E को हम क्या लिख सकते हैं? E2 को क्या लिख सकते हैं? माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर, सही है? E2 Yes. यही होगा, और माइनस ऑफ माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर, सही है भाई? ये E1 स्टेट की एनर्जी, ये E2 स्टेट की एनर्जी, और हमको N1 N2 पता होगा तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, सर। अब बेटा डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैं कॉमन क्या ले लूं? मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस 13.6, माइनस ना लूं, मैं केवल 13.6 कॉमन ले लूं और Z स्क्वायर कॉमन ले लूं, ठीक है? तो ये आपका क्या बन जाएगा?
अगर मैं तो ये 1/n2 स्क्वायर बन जाएगा, यस या नो, माइनस नहीं है इसका, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/n1 स्क्वायर बन जाएगा। क्या सही लिखा है मैंने? सर सही लिखा Yes, है। sir. ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। करेक्ट, ये अपने पास है। अब बेटा बात ये आ जाती है कि डेल्टा ई किसके बराबर होता है? क्या hc/λ के बराबर होता है? यस सर। ये तो मैंने बताया था कि ये भी आपका होता है कि अगर हमको जो भी एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी वो फोटोन के टर्म में होगी। अगर फोटोन के टर्म में होगी तो वो डेल्टा ई किसके बराबर होना चाहिए? hc/λ के बराबर होना चाहिए। बहुत सही। अब बस देखो बेटा यहां से क्या होगा। अब मैं hc/λ को 1/λ लिख सकता हूं और इधर 13.6 hc नीचे लिख सकता हूं और z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कितना लिख दिया? बताओ, ये hc इधर ले गए, बस इतना किया है। यस सर। करेक्ट। अच्छा, अब ये 1/λ वेव नंबर होता है 1/λ। अब ये जो 13.6 है और hc है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सारा कुछ सॉल्व कर लीजिए तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या ये इक्वेशन मैंने वहां पे आपको डायरेक्टली लिखा दी थी? Yes, sir. यस सर। आपकी समझ में आए कि कैसे ये आया था? Yes, sir. ठीक है, और r क्या है आपका? कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बताओ hc के टर्म में, तो क्या होगी? 13.6/hc। यस सर। या फिर 2.18 into 10 की पावर 18 माइनस 18/hc। यस सर। सही है। और अगर इनको सब सॉल्व करते हैं तो रेडबर्ग की वैल्यू कितनी आ जाती है? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1.09677 into 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। यही दो वैल्यू बताई थी मैंने, बताइए। यस सर। अब समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हम उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से या जूल वाले फॉर्मूले से। और वही एनर्जी किसके बराबर होगी? hc/λ। और इससे हमने सॉल्व कर दिया तो डायरेक्टली रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो चाहे आप इंडिविजुअली सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, दोनों से सेम आंसर आएगा कि नहीं? यस सर। ये चीजें आपको, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इन्हीं पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इन्हीं पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारी चीजें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। रब कर दूं बेटा इसको? Yes, sir. यस सर। सर हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर उधर आपने सर hc/λ में सर उधर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर नहीं लगाया। हाँ ये बेटा इस जगह पे गलती हो गई। हाँ ये इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। सर z भी तो कांस्टेंट होगा। जेड भी कांस्टेंट होगा नहीं। अगर आपने मान लो हाइड्रोजन लाइक एटम में पहले हाइड्रोजन लिया, एक बार लिथियम ले लिया, तो वैरी हो जाएगा कि नहीं? सर लिथियम आयन लेंगे। नहीं नहीं, हाँ लिथियम आयन लेंगे तो लिथियम आयन भी लिया तो जेड तो आपका चेंज हो जाएगा ना। आपने गैस चेंज करी, आपका जेड चेंज हो जाएगा। यस सर, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। अच्छा, अब देखो बेटा, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ अपने को इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इनके क्वेश्चन में अभी जाने से पहले मैंने अभी लिमिटेशन बताना है किसका? बोर्स मॉडल का। पूरा बोर्स मॉडल हमने पढ़ लिया, बोर्स मॉडल के बेसिस पे हमने पूरा ये डेरिवेशन कर लिया। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अब उससे पहले हम बात कर लें कि आपके उसमें लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो अगली हेडिंग डालिए, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल।
limitation of Bose. लिखिए इसमें फर्स्ट लिमिटेशन, he failed to explain line spectrum of multi-electron atom. He fails to explain the line spectrum of multi-electron atom. मतलब अगर आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बता देगा, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं बता पाएगा। आप सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन था, एक न्यूक्लियस था, तो उन्हीं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, रिपल्सन लग रहा था, रिपल्सन तो नहीं लग रहा, अट्रैक्शन लग रहा था। जैसे ही उसमें क्या होगा, अगर कई सारे और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उनके भी रिपल्सन लगेंगे, उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो वो तब इस केस में वो चीज को एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबका रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा। समझ में आ रहा बेटा? यस सर। Yes. ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, he fails to explain he fails to explain distribution of electron around the nucleus. He fails to explain distribution of electron around the nucleus in multi-electron atom. मल्टी-इलेक्ट्रॉन एटम के केस में आपके इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना वो नहीं बता पाए, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगला पॉइंट, he couldn't explain the splitting of spectral lines. He couldn't explain the splitting of spectral lines in magnetic field. Splitting of spectral lines in magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो आपकी स्पेक्ट्रम बनता है, वो स्पेक्ट्रम में जो लाइन है, एक लाइन अगर जैसे अगर मान लो क्या हुआ, जो फिनोमेना हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने क्या किया, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे थे, तो मान लीजिए हमको एक लाइन ऐसे मिली स्पेक्ट्रम में, ऐसे और बहुत सारी लाइन स्पेक्ट्रम, करेक्ट। अब जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, क्या हुआ कि यही लाइन तुरंत ब्रेक हो गई बहुत सारी छोटी छोटी लाइन में, अगल बगल बिल्कुल मतलब पतली पतली लाइन में ब्रेक हो गई। एक लाइन ही या तो 3 लाइन में ब्रेक हो गई, या तो 5 लाइन में ब्रेक हो गई, या तो 7 लाइन में ब्रेक हो गई, ठीक है। तो ऐसे चीजों को नहीं कर पाए कि ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों। बेटा रत्नेश बंद कर लो यार अपना माइक, है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी सर, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या है कि आपका ये जो लाइन है, ये कई सारी लाइन में ब्रेक हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लगने से ऐसा क्या हुआ, ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ था, आगे बताऊं, ठीक है। अभी थोड़ा आगे क्वांटम थ्योरी पढ़ा दूं, उसके बाद बताऊं, ठीक है। He couldn't explain the splitting of spectral lines in magnetic field, और इसका नाम है जीमान इफेक्ट। ब्रैकेट में लिखिएगा उसी के आगे जीमान इफेक्ट, ठीक है। जीमान इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो कई बार आपको बुक में लिख जाएगा जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमान इफेक्ट, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, he was unable to explain splitting of lines. He was unable to explain splitting of lines in a strong electric field.
in strong electric field. He was unable to explain splitting of lines in a strong electric field, or this phenomenon is known as Stark effect. Stark effect को भी वो explain नहीं कर पाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइन होता है, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he does not provide mathematical support. He does not provide a mathematical support to assumption MVR is equal to NH upon 2 pi. MVR is equal to NH upon 2 pi. जो आपका MVR is equal to NH upon 2 pi आता है, वो भी उसको वो मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाए, बस बोल दिया लेकिन उसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो, तो ये इनके लिमिटेशन थे जो अपने को याद रखना है। और देखिए स्कूल में या तो लिमिटेशन या उसके पोस्टुलेट्स लिखने के लिए जरूर आएंगे, तो बेटा बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को सारे याद रखिएगा। आखिरी वाला बता दीजिए, मैथमेटिकल वाला बता दीजिए आपने। मैंने बोला कि he does not provide mathematical support to assumption. He does not provide mathematical support to assumption MVR is equal to NH upon 2 pi. MVR is equal to NH upon 2 pi. अब एक काम करते हैं, आप लोग कैलकुलेटर अपने सामने निकाल कर रख लीजिएगा, मेरे को बताते जाइएगा। ये इसलिए मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको कि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसा होता है। ठीक है, चलो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी लाइंस ऑफ हाइड्रोजन। इसकी कई बार आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूं। अब आपको मैं कुछ नई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं। देखिए ये थ्योरी तो सभी लोग पढ़ाएंगे आपको खूब मजे से, सबको यही बताएगा, यही पढ़ाएगा, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये यूनिक है, ये सब लोग नहीं बताते। क्या होता है कि हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, मैं थ्योरी तो समझा दी जाती है, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है वो हमें थोड़ा कम समझ में आता है, वो हमेशा हमको प्रॉब्लम करता है। तो मैं जानता हूं कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम करता था, तो वो सारी चीजें मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको लगे अच्छा ये बताया गया था, सर ने बताया था इसको इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करें। तो ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इनको पॉइंट वाइज नोट करिएगा। अभी मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं सपोर्ट में कि कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल अप्रोच करने से पहले। सबसे पहले एनर्जी लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं। एनर्जी लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम बनाते हैं, बहुत सारे एनर्जी लाइन होती हैं, उनमें क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है वो ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। ये n इक्वल टू इनफाइनाइट है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है, ये n इक्वल टू 5 है, ये n इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब बताइए चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हाइड्रोजन लाइन कोई भी एटम हो, क्या एनर्जी ऑफ ए लाइन या एनर्जी ऑफ ए ऑर्बिटल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 z²/n²। यस या नो? यस सर। अब इस केस में क्या z फिक्स है? कि हाइड्रोजन एटम मान लिया है तो z फिक्स करेक्ट है। तो En क्या हो जाएगा? -13.6 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n²। तो इसको हम कह दें 13.6 n² फॉर्मूला बन गया। अब n की वैल्यू 1 रखोगे तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी बताओ? -13.6। यस या नो? करेक्ट। E2 कितना आएगा बताओ जल्दी निकल कर? -3.4 -6.8 माइनस सर 3.4 है। -3.4 3.4। E3 कितना है? 1.51
minus 1.5 अच्छा E4 कितना? minus 0.26 माइनस 0.29 29, ठीक है। minus और E5 कितना है? -0.54 0.54। माइनस E4 गलत लिखा है। और गलत है। ये गलत है। 5 होगा। हाँ सर, वो 0.85 होगा, माइनस 0.85। माइनस 0.85 और ये कितना आएगा? minus 0.4 0.54। सही है। E6 कितना है? 0.37। अच्छा E इंफिनिटी कितना है? minus infinity को टेंड करें 0 0 yes sir yes क्योंकि n इंफिनिटी रखोगे तो 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। यस या नो? yes sir ठीक है। अब मुझे बताओ कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है ना? 10.2। हाँ बिल्कुल सही, 10.2। अच्छा इनके बीच का डिफरेंस क्या है? बोलो। 3.4 माइनस 1.5 करो। 1.8 1.89 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इनके बीच का डिफरेंस? minus 0.66 0.66, ठीक है। अच्छा इसके बीच का क्या होगा? minus 0.31 बस ये लास्ट बता दीजिए, ये कितना? माइनस 0.17। अब देखिए बेटे, ये ऑब्जर्वेशन करने से कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल पेन कॉपी चलाना नहीं होता, अपने आप ही सॉल्व करते, इसलिए पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि इस पूरी चीज में क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि डेल्टा 1 to 2 is greater than delta 2 to 3 is greater than delta 3 to 4 is greater than delta E 4 to 5, ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये 10.2 था, 1.8 था, ये धीरे धीरे इनके बीच की जो लाइन के बीच का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। यस या नो? यस सर। एनर्जी डिफरेंस जो लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे करते कम होता जा रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है कि नहीं? sir अब ये क्वेश्चन नीट में और आईआईटी जेईई मेंस में डायरेक्टली पूछा जा चुका है, ठीक है। अब सोचो वहां पे क्या कैलकुलेट करने बैठोगे क्या सब चीज? पहले से पढ़ा होगा तो तुरंत याद आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब अगली चीज आप बताइए, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, आप बताइए कि जो आपकी यहां से इंफिनिटी से लेके यहां तक का एनर्जी डिफरेंस कितना? E1 से इंफिनिटी 13.6। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को 13.6 एग्जैक्ट एनर्जी देता हूं तो जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो कहां तक पहुंच जाएगा? भाई इतनी एनर्जी मिली तो वो उतनी ही दूर तक जाएगा जहां तक उसको एनर्जी डिफरेंस है, तो उसकी एनर्जी डिफरेंस 13.6 है, तो वो यहां से उछलेगा और कहां तक पहुंच जाएगा? इंफिनिटी। अब सोचो कि इस एटम को मुझे आयन बनाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए क्या एनर्जी ग्रेटर देन 13.6 दे दूं?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसकी पहले स्टेट में उससे ज्यादा एनर्जी दे दो, वो बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा बाहर, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद तो उस पे ये भाई जो माइनस साइन लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि इसका अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से। अट्रैक्शन कहाँ पे खत्म हो रहा है? ऑलमोस्ट इन इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, क्योंकि एनर्जी उनके बीच में जीरो हो जा रही है, तो मतलब अट्रैक्शन खत्म हो जा रहा है। अब उसके आगे एनर्जी मिलेगी तो वो निकल जाएगा। सर ये आयनाइजेशन एनर्जी है। यस, इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जब ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक भेज देते हैं, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। चलो, अब मान लो कोई आपसे कहता है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी थर्ड पे है, मैं कितनी एनर्जी दे दूं कि वो बाहर हो जाए? बेटा थर्ड से इंफिनिटी तक का डिफरेंस देख लो, उतनी एनर्जी दे दो, निकल जाएगा। यस या नो? यस सर। इलेक्ट्रॉन इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस पता चल जा रहा है। अच्छा, अब बताओ क्या एनर्जी इज इंक्रीजेस as we move from nucleus? न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है कि नहीं इंक्रीज होती जा रही? यस सर। कहेंगे सर वैल्यू तो छोटी होती जा रही है ना? यस सर, सही है। तो वही सर लेकिन वो नेगेटिव बड़ी हो रही है एक्चुअल में। अगर हम देखें तो यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, जीरो हो जा रही है, तो क्या कहेंगे? एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि नहीं वहां? करेक्ट। तो एनर्जी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो निगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है। करेक्ट। तो ऐसे साइन क्या होगा? आपका एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस आपका यहाँ पे रखा होगा और फिर इसके आसपास ये सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रखा है। अब ग्राउंड स्टेट में मैंने उसको केवल इलेक्ट्रॉन, उसको एनर्जी दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या वो 2 वाले पे जाएगा? नो सर। क्या करेगा? एक्साइट होगा, यहाँ तक उछलेगा, फिर वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पहुंचने में मिला ही नहीं, उसको 2 स्टेट पे पहुंचने के लिए मिला नहीं, और 2 और 1 के बीच में कोई स्टेट होती नहीं। ये तो बोर्स ने बोला है। यस सर। अब मान लो एनर्जी मैंने इसको 10.4 दे दी, तो क्या होगा? क्या थर्ड पे पहुंच पाएगा? नहीं। नो सर। यहाँ से जाएगा, थोड़ा बीच तक जाएगा, फिर कहाँ पे अटक जाएगा? 2 पे, और फिर वापस आ जाएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो, कोई डाउट? नहीं। ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व हो रही है, जो मैंने यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी है कि आपको रियलिटी में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बिहेव करता है विद इन एटम। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? यस सर वो 2 पे आके रुकेगा सर। सर जब हम लोग 10.4 देंगे सर एनर्जी सर, तो फिर 2 पे आके रुकेगा कि फिर 1 पे चला है? 1 से 2 जाएगा, क्योंकि 10.2 डिफरेंस है, लेकिन आप एनर्जी 10.4 दे रहे हैं, तो वो 10 से 2 पे जा सकता है, मतलब 1 से 2 पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या अगर आपसे कोई पूछे 3 पे जाएगा? नहीं, 3 पे नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में? 1 से 2 जा सकता है, क्योंकि उसके बीच का डिफरेंस है 10.2, दे दिया आपने उससे ज्यादा एनर्जी, तो वो 2 पे चला जाएगा। लेकिन क्या एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो 3 पे पहुंच जाए? नहीं, 2 पे पहुंच जाएगा, बस 1 से 2 पे जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। क्यों? ग्राउंड स्टेट स्टेबल स्टेट होती है। यस सर। अब आगे बढ़े और दूसरी बात बताऊं मैं आपको। अच्छा, अब दूसरी नोट करना है। हाँ बिल्कुल नोट करना है, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने बनाया सब ऑब्जर्वेशन अपने खुद से। ठीक है, चलिए इसको रब कर दें। ये ऑब्जर्वेशन आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, ये सब बनाए हुए ऑब्जर्वेशन है या खुद के सोचे हुए ऑब्जर्वेशन है जब हम पढ़ते थे तब। ठीक है, हाँ कुछ जो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें कुछ अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो लोग भी बना के रखे हुए हैं, कहीं कहीं मिल जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, कहीं लेकिन एनसीईआरटी और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अगली चीज बताते हैं,
सेकेंड पॉइंट, अब पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने सीख लिया। पॉइंट नंबर 2 की जो जरूरत पड़ेगी वो क्या जरूरत पड़ेगी, आपसे कहेगा कि अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, इतनी बात तो सबको क्लियर है? यस Correct? सर। तो अगर मैं कहूं तो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो ये बात हम तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये होता ही है। करेक्ट? अब समझिएगा कि अगर आप कहें कि आपसे कहे कि लैम्डा मैक्स बताओ, इसका मतलब क्या है? लैम्डा मैक्स कभी कहता है तो इसका n मतलब equals to 1 पे। एनर्जी मिनिमम। Yes, लैम्डा मैक्स मतलब एनर्जी मिनिमम। करेक्ट? जब भी लैम्डा मैक्स या लैम्डा मिन की बात करे तो हमेशा एनर्जी के टर्म में सोचो, क्योंकि लैम्डा के टर्म में आप नहीं सोच सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग लैम्डा के टर्म में सोचते हैं और फंस जाते हैं। हमेशा लैम्डा मैक्स या लैम्डा मिनिमम का है तो सोचो कि एनर्जी के बारे में क्या, एनर्जी मिनिमम। अच्छा, एनर्जी मिनिमम कब होगी? अभी मैंने आपको प्रूव किया है, इधर देखो सर n equals to 1 पे। ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब सोचो कि एनर्जी अगर लैम्डा मैक्स कह रहा है तो एनर्जी मिनिमम चाहिए, या मैं इसको डेल्टा ई भी कह सकता हूँ, डेल्टा ई, तो ये डेल्टा ई मिनिमम चाहिए। और डेल्टा ई मिनिमम अगर आपको चाहिए तो आप बताइए कि आपका n1 क्या होगा, n2 क्या होगा, ये बात बताइए। 1 और 2। 1 and 2। K and L। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी मिनिमम चाहिए, आप मान लो n इक्वल टू 1 पे हो तो जस्ट ऊपर वाली लाइन के बीच में ही एनर्जी क्या होगी, डिफरेंस मिनिमम होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? भाई ये 10.2 था और ये 1.8 था। अब बताओ एनर्जी मिनिमम किस में है? जिस भी स्टेट में है उससे जस्ट अबव वाली में ही तो होगा एनर्जी। यस सर। यस सर। क्योंकि इस वाले में अगर यहां से यहां तक जा रहा हूं तो 10.2 प्लस 1.8 दोनों जुड़ जाएंगे। क्या सही है? यस सर। तो एनर्जी मिनिमम हमेशा कहां पे होगी कि n1 आपका क्या होना चाहिए, गिवन लाइन, जो भी आपकी लाइन गिवन हो, या वो 1 हो सकती है कि 1 पे है, या हो सकता है 2 पे है, या हो सकता है 3 पे हो। लेकिन n2 क्या होगा, जस्ट above of given line। क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? बोले यस या नो? यस सर। यस सर। ऑलवेज। अगर मान लो n इक्वल टू 2 पे हो आप, तो उसके बीच की डिफरेंस है 1.8। ठीक है, और इससे आगे वाले के क्या 1.8 प्लस इधर वाला कितना होता है 1.5, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों में एनर्जी किसका ज्यादा है, किसका कम है? जस्ट अबव। 2 पे है तो उसके जस्ट अबव वाला। और मैं कहीं इसको इंफिनिटी तक ले जाऊं तो सारी एनर्जी जुड़ जाएगी, बताओ वो तो बहुत ही ज्यादा हो। यस या नो? यस सर। यस सर। तो ये बात हमेशा ट्रू होनी है कि अगर लैम्डा मैक्स पूछेगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, डेल्टा ई मिनिमम होगा, और डेल्टा ई मिनिमम होने के लिए n1 क्या होना चाहिए, गिवन लाइन, और n2 क्या होना चाहिए, जस्ट अबव ऑफ द गिवन लाइन। क्या बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यही सोच पाना ही, क्वेश्चंस को जब लगाना होता है तो यही सोच पाना ही बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, जो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बहुत अच्छे समझा दे रहा हूं। ठीक है, अगर लैम्डा मिनिमम पूछेगा तो डेल्टा ई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यस या नो? Yes, तब sir. आपका n1 और n2 क्या होगा? तो सोचिए कि डेल्टा ई मैक्सिमम कब होगा, जब आपका n1 तो गिवन लाइन हो और n2 इंफिनिटी हो। Infinity। यस सर। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक वही आपका डेल्टा ई मैक्सिमम देगा। यस या नो? जिस Yes, भी sir. लाइन से यस इंफिनिटी सर। लाइन से उससे इंफिनिटी में चले जाओ तभी डेल्टा ई मैक्सिमम होगा। यस या नो? यस सर। यस सर। अब लोग किसी भी एक को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा, मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग समझ जरूर जाइएगा इस बात। सही है? अब एक टर्म और यूज करता है, एक टर्म यूज करता है कि लिमिट ऑफ द लाइन। लिमिट ऑफ द लाइन, बच्चे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिमिट ऑफ द लाइन का मतलब क्या है। लिमिट ऑफ द लाइन जब भी कहे मतलब लाइन लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम पूछ रहा है।
लिमिट ऑफ द लाइन क्या होगा? अगर लाइनमैन सीरीज है, बालमर सीरीज है, उसकी लिमिट क्या होगी? एक लैम्डा मिनिमम, एक लैम्डा मैक्सिमम। यस या नो? यस। ठीक है, तो आपका लिमिट ऑफ द लाइन अगर पूछ रहा है तो वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि लैम्डा मिन बताओ और लैम्डा मैक्स बताओ, दोनों बता रहा है। लिमिट ऑफ द लाइन मतलब दोनों चीजें पूछ रहा है, लैम्डा मिनिमम भी पूछ रहा है और लैम्डा मैक्सिमम भी पूछ रहा है। अगर मैंने ये चीज नहीं बताई होती पहले तो क्या ये चीज आपको समझ में आती? नहीं आती। इसलिए मैंने ये एनर्जी रेफरेंस बना के आपको दिखाया था ताकि आप आसानी से समझ सको ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत आपके आईआईटी में भरे पड़े हैं और एआईटी वाली में और आपके मॉड्यूल में खूब क्वेश्चन इसी पे, लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है। इन्हीं लाइंस को स्टेट भी बोलते हैं कि n1 स्टेट, n2 स्टेट, ठीक है, स्टेट भी बोलते हैं। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है? n1। हाँ, n equal to 1। स्टेट पूछे तो मतलब n इक्वल टू 1। 1 जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उसी को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, वही सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एक्साइटेड स्टेट, 1 से ऊपर, एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है, n क्या हो जाएगा? above, then all lines above n equal to 1। n equal to 1 के ऊपर जितनी भी लाइन है सब एक्साइटेड स्टेट। तो भाई अगर अब हमको ये समझना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है। ठीक है, ये बात आप समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? n just greater than 1। ठीक है, याद रखिएगा कि n1 होगा आपका गिवन लाइन। ठीक है, गिवन लाइन, जो भी लाइन गिवन है वो n इक्वल टू 1 हो सकती है, n इक्वल टू 2 हो सकता है, n इक्वल टू 3। और n2 आपका होगा क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जस्ट above ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, जस्ट above ऑफ द गिवन लाइन। मतलब अगर इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। अगर मैं n इक्वल टू 2 पे हूं तो मेरा ये क्या होगा? n इक्वल टू 3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपका मान लो n इक्वल टू 4 पे हूं तो n इक्वल टू 5 मेरे लिए क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। ये एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिया है और ये एग्जांपल नंबर आपका 2 है। ये n इक्वल टू 4 है और ये n इक्वल टू 5 है, तो इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, मतलब n अगर हम कुछ भी लेते हैं तो उसके जस्ट अबव वाली लाइन को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसमें समझ लो इतना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या बताऊं, हमेशा इसी पे शिकायत करते हैं। अपन लोग पहले इन सब चीजों को पढ़ेंगे। n1 क्या हो जाएगा आपका? गिवन लाइन। ठीक है, n2 क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नहीं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। n1 + 2 कह देते हैं। हाँ, ये कह दें कि n1 + 2 ऑफ n1
n1 + 2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है सही है। n1 + 2 मतलब जो गिवन लाइन है n1 है उसके 2 और जोड़ दो तो वही आपकी क्या हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे n हम n = 4 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो अब हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा n = 6, ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यस या नो? यस ठीक है। जैसे मैं n = 2 पे हूं तो इसका n = 4 क्या हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कुछ लोग समझ लेते हैं कि एक्साइटेड स्टेट हमेशा n1 के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब n = 1 के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है कि ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में हमेशा लिया जाएगा, आप जिस स्टेट में हो उसी के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। Yes, sir. ऐसे अगर मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट कह दूं तो आपका n1 क्या हो जाएगा गिवन लाइन, जो भी आपकी लाइन गिवन है, और n2 क्या हो जाएगा n1 + 3, सही है। तो ये आपका आ जाएगा n = 7 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और यहां पे आ जाएगा n = 5 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आई बात सबको बेटा कि नहीं? यस सर। अब यस सर। एक टर्म और यूज करता है, वो क्या यूज करता है? वो यूज करता है H-अल्फा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो गिवन लाइन है उसके जस्ट एबव वाली को H-अल्फा बोलते हैं, उसके जस्ट एबव वाली को H-बीटा बोलते हैं, उसके जस्ट एबव वाली को H-गामा बोलते हैं। ऐसे इसके ऊपर होगा तो H-डेल्टा, ठीक है, इस तरह से। तो ये है H-अल्फा, ये है H-बीटा, ये है H-गामा। कभी कभी टर्मिनोलॉजी ये भी कह देता है, मतलब H-अल्फा का मतलब क्या हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, H-बीटा का मतलब क्या हुआ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, H-गामा का मतलब क्या हुआ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि इसी को H-अल्फा भी कह सकते हैं, इसी को H-बीटा भी कह सकते हैं, इसी को H-गामा भी कह सकते हैं। यस या नो? यस। अभी इसको इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। नहीं, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए। अब ये तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये हेल्प करेंगे सारी चीजें। अब कुछ और चीजें बता देता हूं जो भी आपको हेल्प करेंगी। अब अगली हेडिंग डालिए, ये आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी इसके लिए, तो आप लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी। अगली हेडिंग डालिए आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। वो क्या होता है? अब ये पॉइंट नंबर 4 होगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये पॉइंट 3 समझा दिया, पॉइंट नंबर 4 डालना है और उसमें लिखना है आयनाइजेशन एनर्जी। पॉइंट नंबर 4 उसमें लिखिए आप आयोनाइजेशन एनर्जी। आज मजा आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चीजें काफी लॉजिकल है, ठीक। आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, energy required to remove an electron from the ground state of an from ground state of an atom, from ground state of an atom, सर एनर्जी रिक्वायर्ड क्या बोला सर, एक मिनट बता दीजिए। it is energy required to remove an electron, it is energy required to remove an electron from ground state of atom to take the electron up to infinity, to take the electron up to infinity is called ionization energy. Is ग्राउंड स्टेट ऑफ, to take an electron up to infinity, to take an electron up to infinity.
देखिए ये कह रहा है कि डेल्टा E इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E ग्राउंड। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू इंफिनिटी तो हमेशा 0 होता है, E1 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो क्या मैं लिख दूं कि डेल्टा E आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यस या नो? यस सर। ठीक है, अब बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है n इक्वल टू 1 और उसको n इक्वल टू इंफिनिटी में ले जाना है, तो आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा नहीं? या आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा? बोलो, एक एटम को एटलीस्ट 13.6 देना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है सर। यस। अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं एक टर्मिनोलॉजी वर्क फंक्शन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब वर्क फंक्शन आएगा तो आप याद रखिएगा कि वर्क फंक्शन इज सेम एज आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? वर्क फंक्शन क्या होता है? हर मटेरियल का फिक्स होता है, ठीक है? ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी हर मटेरियल की फिक्स होती है। क्या होगा? उसके ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वही उसका वर्क फंक्शन कहलाएगा या वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो आयनाइजेशन वर्क फंक्शन इज नथिंग जस्ट ए आयनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक ले जाना मतलब किसी एटम के मतलब मेटल एटम है तो मेटल एटम के से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वही उसकी वर्क फंक्शन कहलाती है और वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्या इतनी बात समझ गया भाई? 0 यहाँ 1 पे है और 1 से आप इंफिनिटी तक ले गए और उसके आगे थोड़ा आगे कर दिए तो क्या कर निकल जाएगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 5 लिखिए। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी पूछे तो आपको क्या समझना है कि इंफिनिटी माइनस ई ग्राउंड लिखना है। ये अपने को ये वाला फॉर्मूला नहीं भूलना है, मतलब ये लगाना है। इंफिनिटी तो आपको पता ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पांचवा आ जाता है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी, अब ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको सेपरेशन एनर्जी बता देता हूं क्या होता है। लिखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from any excited state to infinity is called separation energy. To infinity is called separation energy. मतलब जो आपका डेल्टा E यहाँ पे होगा क्या होगा? E रिपीट कर दें फिर एक बार। क्या बेटा क्या कह रहे हैं? बोलो क्या कह रहे हैं बेटा? सर वो लोग बोल रहे थे कि रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैं फिर से बोल देता हूं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an excited state to infinity is called separation energy. लिख लिया आपने? यस सर। अभी किसी को इसमें समझना है? अब बताओ क्या इसमें एक्साइटेड की जगह पे E1 कभी हो सकता है? नो सर। ठीक है, क्योंकि 1 के अलावा जितना भी है सब एक्साइटेड स्टेट में आता है। यस या नो? यस सर। यस सर। जो भी स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट है, तो 1 के अलावा अगर किसी भी स्टेट में है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वो आपका क्या कहलाएगा?
सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में स्मॉल डिफरेंस है। क्या सबको समझ में आ रहा है वो डिफरेंस? यस सर। चल अब बेटा इसमें जो बोर्स मॉडल में जितनी भी आपकी थ्योरी थी वो सारी की सारी थ्योरी मैंने करा दी, ठीक है। अब हमको इसके न्यूमेरिकल देखने हैं कि किस तरह के इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो रेडी है न्यूमेरिकल करने के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है। सर इन दोनों में डिफरेंस एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा, इसमें क्या रहता है, आयनाइजेशन एनर्जी में आपका ग्राउंड स्टेट से अगर इंफिनिटी तक ले जाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट से इंफिनिटी में ले जाना है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा आयनाइजेशन, सॉरी सेपरेशन एनर्जी। क्लियर है? यस सर, थैंक determine frequency of revolution of the electron in second Bohr orbit, in second Bohr orbit of hydrogen atom। सर रिवॉल्यूशन के बाद क्या है? फिर से बोल देता हूँ, determine the frequency of revolution, determine the frequency of a revolution of an electron in second Bohr orbit of hydrogen atom, in second Bohr orbit of the hydrogen atom, second Bohr orbit of the hydrogen atom। 1.67 into 10 power 17. 1.67 into 10 power 17. नहीं, 8.3375 into 10 to the power 14. yes। अगर आपको पता हो तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यस सर। सीधा आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 6.67 into 10 की पावर 15 और z स्क्वायर बाई n क्यूब। ऐसा ही होता है कि नहीं? यस सर। सही है। अब आपको कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बतानी है, 6.67 into 10 पावर 15 कर दीजिए। अब हाइड्रोजन एटम है तो z कितना होगा, 1 का स्क्वायर, और सेकेंड बोर ऑर्बिट है मतलब n इक्वल 2 है तो मतलब 2 का होल क्यूब। सॉल्व कर दीजिए, खत्म हो गया कि नहीं? अच्छा दूसरा तरीका बताओ क्या था इसको सॉल्व करने का। आप रेडियस निकाल सकते थे, आप वेलोसिटी निकाल सकते थे, उसके बाद टाइम पीरियड निकाल लेते, उसका इनवर्स ले लेते तो आपका एनर्जी निकाल के hc by lambda एनर्जी लैम्डा कर सकते थे। यस वो भी सही बात है, लेकिन वहां से लैम्डा आता, फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा करना पड़ता। बिल्कुल सही बात है, वो भी कर सकते थे। करेक्ट। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप किससे सॉल्व करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया, ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि बेटा वो जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और उनके ये कोएफिशिएंट जो होते हैं वो भी याद रखने जरूरी हैं। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के n क्यूब के z स्क्वायर की, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन, द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन, ब्रैकेट लिखिए h बीटा लाइन, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ब्रैकेट लिखिए वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन और ब्रैकेट में लिखिए h बीटा लाइन in Balmer series of the hydrogen atom, in Balmer series of the hydrogen atom, डैश कर दीजिए और उसका आंसर बताइए। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन, ब्रैकेट में h बीटा,
कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। आर के टर्म में मैं बता सकता आर के टर्म में मेरे पास तो फाइनल आंसर है, आप बता दीजिए, उससे कोई दिक्कत की बात। 16/3 आर। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। जीरो 0.01 meters. चलो मेरे पास एंगस्ट्रॉम में आंसर है बेटा, तो मैं एंगस्ट्रॉम में ही बता पाऊंगा आपको। अच्छा मीटर में भी आंसर है, लैम्डा आ रहा है 4.8 into 10⁻⁷ मीटर। 4.8 into 10⁻⁷ मीटर। सर 4861 एंगस्ट्रॉम। यस 4872 एंगस्ट्रॉम चलेगा, ठीक है 4872 एंगस्ट्रॉम चलेगा। चलो देखो बेटा, अब हमको ये समझना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले N1 N2 क्या है, ये अगर हम जान लें तो बहुत आसान है, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अगर बाल्मर सीरीज है या वो कह देता कि विजिबल लाइन में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसमें है, n=2 में है। यस सर। तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 2 है, ये आपका बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज का स्टार्टिंग है, ठीक है सेकेंड लाइन में बाल्मर सीरीज का अगर n=2, अब n=2 और सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, तो ये हो गई फर्स्ट लाइन और ये हो गई सेकेंड लाइन, तो n=3 और n=4। देखिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को सेकेंड लाइन भी कह दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इनसे, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को फर्स्ट लाइन कह दिया। अब उसमें साथ में उसने लिखा है h बीटा, तो बताओ क्या 2 की ये h अल्फा था, ये h बीटा था कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इन सब चीजों से कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको पता चल गया कि यहां से और यहां तक, मतलब ये आपको निकालना है, तो आप समझिए कि आप क्या करेंगे, 1/λ = r/z² 1/n1² - 1/n2²। यही एक तरीका है सॉल्व करने का, डायरेक्टली फॉर्मूला, करेक्ट है? Yes sir. तो भैया हम 1/λ r z हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम, तो स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर - 1/4 का स्क्वायर, करेक्ट। 1/λ कितना आ जाएगा आपका r, और ये आपका कितना 4 4 चौको 16 और ये 4, तो 16 ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 - 1, तो आपका 1/λ आ जाएगा 3r/16, मतलब लैम्डा आ जाएगा 16/3r। क्या सही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर लेंगे। अगर r की वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा आपको किस में चाहिए, अगर आप मीटर में रखेंगे इसका 1.07 × 10⁻⁷, तो वो आपको मीटर में दे देगा लैम्डा, और जब मीटर में दे देगा तो उसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं। हमने सारी चीजें बताई हैं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको सारे कन्वर्जन बता दिए हैं, ताकि ये सब चीजें यहाँ पे यूज होंगी तो आप कंफ्यूज ना हो। तो पहली चीज प्रॉब्लम क्या आती है कि ये समझना कि कहाँ से कहाँ गया, दूसरी प्रॉब्लम तो ये सॉल्व करने में जो आती है, बस और कहीं प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा इस क्वेश्चन को और कोई तरीका था सॉल्व करने का, बताओ? तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो एक्सप्लोर करता हूँ कि अच्छा मैं और कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ क्या। हाँ, अगर जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ही दिमाग आपका ब्रॉड हो जाएगा, हमेशा एक ही चीज पे स्टिक नहीं रहोगे कि अरे हाँ यही एक तरीका, नहीं और भी तरीका। एनर्जी से, वेरी गुड। देखो अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से लगा के दिखा रहा हूं, ठीक है, बहुत तरीके से, मैं सारे तरीके सिखा दूंगा, आपको हर बार कोशिश करनी है कि आप भी हर तरीके से लगाइए।
अब यहाँ पे एक तरीका है क्या कि डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 कर दें। ठीक है, अब E2 माइनस E1 कैसे आएगा? E2 इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर आपका 1 स्क्वायर है और यहाँ पे आपका N2 है 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, और E1 आपका क्या हो जाएगा? माइनस 13.6 और जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और यहाँ पे N1 स्क्वायर मतलब 13.6 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। इससे E1 E2 आ जाएगा, डेल्टा E निकल जाएगा, E2 माइनस E1 कर देंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये बराबर किससे हो जाएगा? HC बाई लैम्डा। तो ये आपका कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि H कांस्टेंट C कांस्टेंट। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ये अलग अलग कर लिया। अच्छा, एक और तरीका है, वो क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे कि डेल्टा ई वाला फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये भी कर सकते हो और फिर इसको HC बाय लैम्डा को रख कर दो। ये तो पूरा डेरिवेशन ही है जो मैंने किया था, आप जैसे चाहे वैसे करें। क्या बात सबको क्लियर हो रही बेटा? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, calculate the wavelength of light. Calculate the wavelength of light radiation. Calculate the wavelength of light radiation that would be emitted. That would be emitted when an electron in fourth or Bohr's orbit. When an electron in fourth Bohr's orbit. When an electron in fourth Bohr's orbit of helium plus ion. Fourth Bohr orbit of helium plus ion falls to second Bohr orbit. Falls to second Bohr orbit. Full stop. To what transition does the light radiation? To what transition does the light radiation correspond? To what transition does this light radiation correspond in hydrogen atom? In hydrogen atom. प्लीज इसको सॉल्व करिए। सर हाँ सर क्वेश्चन सर एक बार रिपीट करें सर, नेट कनेक्शन बड़ा अनस्टेबल आ रहा है सर। ठीक है बेटा, बोल देता हूँ। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन दैट वुड बी इमिटेड when an electron in fourth Bohr orbit of helium plus ion, when an electron in fourth Bohr's orbit of helium plus ion falls to second Bohr orbit, second Bohr orbit, full stop. To what transition does this light radiation? To what transition does this light radiation correspond in hydrogen atom? Correspond in hydrogen atom. ओके सर। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन करिए फिगर बना लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। जब ये फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जाएगा, मतलब हायर से लोअर पे जाएगा, तो क्या एनर्जी इमिट करेगा? नो सर।
एनर्जी इमिट करेगा, जब हायर से लोअर पे जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। तो कह रहा है इसकी वेवलेंथ बताओ, पहली बात तो वेवलेंथ पूछिए ना, हाँ फाइंड द वेवलेंथ। तो इसकी लैम्डा बताओ, जो इमिट हुई है उसकी लैम्डा बताओ, पहली बात तो ये बोला है। फिर कह रहा है कि यही लैम्डा जब हाइड्रोजन एटम में इमिट कराना हो तो कहां से कहां ट्रांजिशन होगा, ये हीलियम आयन के लिए, ठीक है, ये जो भी है हीलियम आयन। तो आप मुझे बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 by lambda is equal to RZ square 1 by N1 square minus 1 by N2 square, करेक्ट? समझ रहे हो बेटा? यस। तो RZ कितना होगा? 2 और 1 by N1 आपका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस हायर और वाली लाइन कौन सी है? 4 का स्क्वायर, करेक्ट? 1 by lambda आ जाएगा। तो बताइए 1 by lambda कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 3 by 16 आएगा कि नहीं? ये 4R into 3 by 16, तो ये 4 जगह 16, तो ये लैम्डा आ जाएगा 4 by 3। बोलो सही है? 4 by 3। तो R की वैल्यू रख देंगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आए कि हीलियम प्लस को ये लैम्डा चाहिए अगर आपको 4 से 2 पे आना? क्लियर बात है? यस। अब सेम क्वेश्चन को वो कह रहा है कि अब हाइड्रोजन एटम है और वो किसी NO2 से N1 में आना, वो बताया नहीं है कि कहां से कहां ट्रांजिशन होगा। तो वो सेम लैम्डा निकाल रहा है, वो लैम्डा है 4/3R का लैम्डा निकाल। अगर ये लैम्डा उसको निकालना है हाइड्रोजन एटम को, तो कह रहा है कि वो ट्रांजिशन क्या होगी, मतलब कहां से कहां वो जाएगा। तो भैया हम क्या करते हैं, फिर से बता देते हैं, 1 by lambda RZ स्क्वायर 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 by lambda क्या है, लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, 1 by lambda आपका आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर 3R आ जाएगा, ठीक है, सही है? यस सर। ठीक है, इक्वल टू R इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि Z1 होगा, और 1 by N1 स्क्वायर हमको नहीं पता, N2 भी नहीं पता, तो हमने ऐसे रख दिया। अब बताइए सर वीडियो गई से। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे R कैंसिल हो जाएगा, ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 और ये आ जाएगा 1 by N1 स्क्वायर 1 by N2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या मैं एक इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर सकता हूं? नहीं। नो सर। तो मैं क्या करूंगा, जो ऑप्शन दिए होंगे वो चेक कर लूंगा। अगर ऑप्शन नहीं आता, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो कैसे करेंगे? तो हम फिर ट्रायल एंड हिट लगाएंगे। आप बताइए ट्रायल हिट में N1 N2 क्या है? 2 से 1। यस सर 2 से क्या होगा? 2 से 1। जब 2 से 1 जाएगा तभी वो इक्वल टू 3/4 आएगा, यस या नो? सॉल्व करिए। तो इसका मतलब हाइड्रोजन ट्रांजिशन करेगा 2 से 1, मतलब ये सेम लैम्डा निकालने के लिए हीलियम 4 से 2 जाएगा और सेम लैम्डा निकालने के लिए हाइड्रोजन 2 से 1 जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एक क्वेश्चन और करेंगे, बताओ। नेट सर इसको हम एनर्जी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे ना? एनर्जी के फॉर्मूले से नहीं निकाल डेल्टा सकते। ई करके एनर्जी डिफरेंस है सर। हाँ एनर्जी डिफरेंस है, लैम्डा ही निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ एनर्जी निकाल लो फिर HC बाई लैम्डा से लैम्डा निकाल लो। हाँ सर वही के हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके सेम ही है, बस
डेरिवेशन में तो वही डेल्टा की जगह पे एच सी बाई लेमडा तो रखना ही पड़ा था, यस और नो, जब मैंने एक्सप्लेनेशन वाला कराया था। तो वो दोनों चीजें, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन और है, ये आईआईटी में आया था, और मैं बता दूं इस क्वेश्चन को 90% जनता गलत करके आई थी, और आप भी गलत करके आएंगे अगर एक चीज आप नहीं याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूं, वो देख लीजिए। क्वेश्चन जो आपका है वो है फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड when 2 gram atom, when 2 gram atom, when 2 gram atom of hydrogen atom, when 2 gram atom of hydrogen atom undergo transition, undergo transition, giving spectral lines, giving spectral lines of lowest energy, giving spectral lines of lowest energy in visible region, in visible region of atomic spectrum, in visible region of atomic spectrum। अब देखो लोवेस्ट एनर्जी बोली है विजिबल रीजन की, तो आप समझ गए होंगे कहां से कहां विजिबल रीजन बोला है, मतलब n क्या होगा 2। अब लोवेस्ट एनर्जी क्या होगी, जस्ट अबव 2 से 3, जस्ट अबव, करेक्ट। तो बस आपको n1 n2 पता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, अगली क्लास में मेरे साथ